हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति के विशेष संदर्भ में जो टॉपिक है वह रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनमें क्या अंतर है। रेपो रेट जो है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई को भुगतान की जाने वाली ब्याज की दर जब वे आरबीआई से उधार लेते हैं, कौन, वाणिज्यिक बैंक। और रिवर्स रेपो दर क्या है, आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को प्रदान की जाने वाली ब्याज की दर है जब वह वाणिज्यिक बैंकों से धनराशि उधार लेता है आरबीआई तब। तो क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट। भारत में रेपो तथा रिवर्स रेपो का प्रचलन आरबीआई व बैंकों के बीच में होता है। नेक्स्ट है पॉइंट मंदी। मंदी जिसे रिसेशन कहते हैं इंग्लिश में, वह आर्थिक स्थिति जब किसी वस्तु का उत्पादन उसकी मांग से अधिक हो जाता है तो उसे मंदी कहते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट रिफ्लेशन। रिफ्लेशन क्या है, एक राजकोषीय या मौद्रिक नीति जिसे उत्पादन का विस्तार करने, खर्च करने को प्रोत्साहित करने और अपस्फीति के प्रभावों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, जो आमतौर पर मंदी की अवधि के बाद होता है। रिफ्लेशन का उद्देश्य अपस्फीति को रोकना है। रिफ्लेशन का उद्देश्य अपस्फीति को रोकना है। मंदी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में सुधार के कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो और वस्तुओं की मांग बढ़ सके। इसके फलस्वरूप मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है उसे रिफ्लेशन कहते हैं। क्या होता है, मूल्य स्तर में जो वृद्धि होती है उसे रिफ्लेशन कहते हैं। अब देखते हैं हम टॉपिक मुद्रास्फीति, जिसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति मुद्रा के अवमूल्यन के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में दीर्घकालिक वृद्धि मुद्रास्फीति है। सामान्य तौर पर मुद्रास्फीति उस स्थिति को कहा जाता है जब पूर्ति में वृद्धि न हो सकने के कारण अर्थव्यवस्था में मांग आधिक्य के कारण मूल्य स्तर में लगातार तेज संचयी तथा वृद्धि हो रही हो। किसमें, मांग आदि के कारण मूल्य स्तर में। मूल्य स्तर में मुद्रास्फीति का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि। यदि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए परंतु उसकी तुलना में पूर्ति में वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाए परंतु उसकी तुलना में पूर्ति में वृद्धि न हो तो वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। क्या होता है, मांग में वृद्धि हो जाए परंतु इसकी तुलना में पूर्ति में वृद्धि न हो, पूर्ति में, तो उस वस्तुओं के मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है और ऐसी स्थिति से क्या होता है, मुद्रास्फीति वह बन जाती है। उसी को मुद्रास्फीति कहा जाता है। मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं की कीमत के बीच प्रतिलोम इनवर्स संबंध होता है। किसके बीच में प्रतिलोम संबंध होता है, मुद्रा के मूल्य और वस्तुओं की कीमत के बीच। मुद्रास्फीति के दो रूप होते हैं, एक तो होता है मांगजन्य मुद्रास्फीति डिमांड पुल इन्फ्लेशन और एक होता है लागत जन्य स्फीति कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। मांग जन्य मुद्रास्फीति ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि के कारण पूर्ति की तुलना में मांग बढ़ जाती है। पूर्ति की तुलना में क्या होता है, पूर्ति की तुलना में मांग बढ़ जाती है। और लागत जन्य स्फीति में वस्तुओं की लागत में वृद्धि मूल्य स्तर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। लागत में स्फीति मजदूरी जन्य तथा लाभ जन्य हो सकती है। मजदूरी तथा लाभ दोनों ही लागत के प्रमुख क्या है, अवयव हैं। सामान्यतः मांग जन्य तथा लागत जन्य स्फीति साथ साथ चलते हैं। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक प्रभावित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, मजदूर वर्ग होता है, क्योंकि क्रय शक्ति में कमी के कारण उसकी वास्तविक आय कम हो जाती है। उत्पादक तथा व्यापारी वर्ग मूल्य वृद्धि के कारण अधिक लाभान्वित होते हैं, क्योंकि लागत में वृद्धि लाभ में वृद्धि की अपेक्षा कम होती है। अगला पॉइंट है मुद्रास्फीति से संबंधित मुद्रास्फीति अर्थात कीमतों में वृद्धि के कारक। मांग पक्ष से संबंधित कारक लोगों की मौद्रिक आय में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि, प्रत्यक्ष कर की दर में कमी, बैंक द्वारा ऋण ब्याज दर में कमी, बैंक द्वारा लोगों को दिए जाने वाले ऋण की मात्रा में वृद्धि आदि। आपूर्ति पक्ष से संबंधित कारक है उत्पादकता में कमी, आयात में कमी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि आदि। ये सब क्या है, मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारक हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है? तो भारत में इसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर मापा जाता है और अन्य देशों में थोक मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक के आधार पर इसको मापा जाता है। अन्य देशों में कैसे मापते हैं? थोक मूल्य सूचकांक और उत्पादक मूल्य सूचकांक, और भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रास्फीति के क्या कारण है? तो इसका कारण है मुद्रा के मूल्य का मूल्यह्रास। क्या है मुद्रा के मूल्य का मूल्यह्रास? उपभोक्ता की बढ़ती क्रय शक्ति, बढ़ती श्रम लागत, उच्च अप्रत्यक्ष कर, परिचालन खर्च में वृद्धि, पूंजी लागत में वृद्धि, जमाखोरी तथा कालाबाजारी के कारण, तेज जनसंख्या वृद्धि के कारण, प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा के कारण, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक कमी, तेजी से बढ़ते हुए शहरीकरण से उपभोक्ता वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग बढ़ने के कारण, बाजार में एकाधिकार और अल्पाधिकारी स्थितियों के कारण। मुद्रास्फीति, अनियंत्रित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। मुद्रास्फीति माल की कीमत को बढ़ाती है क्योंकि वह मुद्रा के मूल्य और क्रय शक्ति को कम करती है। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव हैं? मुद्रास्फीति के क्या प्रभाव हैं? मुद्रास्फीति से ऋणी, कृषक, उत्पादक, विनियोजक, परिवर्तनशील आय समूह वाले लोग, व्यापारी वर्ग इत्यादि को क्या होता है? लाभ पहुंचता है। साथ ही सार्वजनिक व्यय, आयात, रोजगार, करारोपण इत्यादि में वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति से उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय समूह, पेंशनभोगी वर्ग तथा जिनके पास संपत्ति के रूप में बॉन्ड या डिबेंचर हो को क्या होता है? हानि होती है। सार्वजनिक बचत, निर्यात इत्यादि में क्या होता है? कमी आती है। मुद्रास्फीति से आर्थिक विषमता में वृद्धि होती है, भुगतान संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा विकास में बाधा पहुंचती है। निर्यात पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, निर्यात महंगे हो जाते हैं। आयात पर सकारात्मक प्रभाव होता है, आयात क्या होता है? सस्ता हो जाता है। आय के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बचत और निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, अर्थव्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रास्फीति का मुख्य प्रभाव यह है कि एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की लागत में वृद्धि होगी। उदाहरण के लिए मुद्रास्फीति के समान वस्तुओं की लागत 20 वर्षों में दोगुनी हो सकती है। जब मुद्रास्फीति अधिक होती है तो जीवन यापन की लागत बढ़ जाती है और मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? कम हो जाती है। इसलिए वस्तुओं और सेवाओं की लागत बढ़ जाती है। मुद्रास्फीति रोकने के उपाय हम देखेंगे कि क्या उपाय है मुद्रास्फीति को रोकने के। पहला है उत्पादन वृद्धि तथा लागत में कमी द्वारा। दूसरा, बैंक दर में वृद्धि, नकद कोष अनुपात तथा संवैधानिक तरलता अनुपात में वृद्धि। खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा प्रतिभूतियों का विक्रय कर तथा गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय द्वारा। तीसरा, सार्वजनिक व्यय में कमी करके। चौथा, आय और मूल्य में कमी करके। पांचवा, साख पर नियंत्रण द्वारा। छठा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उचित प्रयोग द्वारा। सातवां, जमाखोरी और कालाबाजारी पर नियंत्रण द्वारा। आठवां, आवश्यक वस्तुओं के आयात को प्रोत्साहित करना और निर्यात में कमी। इसके अलावा और भी उपाय हैं किसके? मुद्रास्फीति को रोकने के, जैसे कि पहला है मौद्रिक उपाय, मॉनेटरी मीजर्स। सरकार तथा केंद्रीय बैंक कुछ ऐसी मौद्रिक उपाय नीति अपनाते हैं जिनका उद्देश्य मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। जैसे कि सरकार को चाहिए कि वह केंद्रीय बैंक पर अतिरिक्त मुद्रा जारी करने के लिए दबाव नहीं डाले। मुद्रास्फीति के भयंकर होने की दशा में पुरानी मुद्रा समाप्त करके उसके बदले में नई मुद्रा कम मात्रा में दे दी जाती है। प्रथम महायुद्ध के बाद रूस में इस नीति को अपनाया गया था। दूसरा है राजकोषीय उपाय, फिस्कल मीजर्स राजकोषीय उपाय। इसमें है बजट संतुलित रखना आवश्यक है। घाटे का बजट होने पर सरकार को मुद्रा निर्गमन का सहारा लेना पड़ता है। करों में वृद्धि द्वारा सरकार अपने साधनों में वृद्धि कर सकती है तथा समाज में अतिरिक्त क्रय शक्ति को प्रभावहीन बना सकती है। सरकार को अपने द्वारा किए गए उत्पादन कार्यों में पर्याप्त लाभ प्राप्त करना चाहिए तथा ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे इनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो सके। तीसरा पॉइंट है व्यापार संबंधी उपाय, कमर्शियल मीजर्स। मुद्रास्फीति की दशा में आयात की मात्रा को बढ़ाना होता है जिससे उपलब्ध वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि हो सके।
परंतु व्यावहारिक रूप में ऐसा करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि बिना निर्यात बढ़े आयात नहीं बढ़ाए जा सकते हैं और निर्यात बढ़ाना ऐसे देशों के लिए बहुत कठिन होता है, क्योंकि आंतरिक कीमत स्तर विदेशी कीमतों की अपेक्षा ऊंचा होता है। इन परिस्थितियों में सरकार द्वारा निरंतर ऐसे उपाय करने की आवश्यकता होती है जिससे नियंत्रित रूप से आयात तथा निर्यात बढ़ सके। मुद्रास्फीति के निरंतर बने रहने पर सरकार मुद्रा की विदेशी विनिमय दर को गिराने अथवा अवमूल्यन करने के लिए विवश हो जाती है। अवमूल्यन डिवेल्युएशन करने के लिए क्या हो जाती है, सरकार विवश हो जाती है। चौथा पॉइंट है निवेश ढांचे में परिवर्तन, चेंजेज इन इन्वेस्टमेंट पैटर्न। स्फीति काल में प्रायः निवेश की मात्रा बढ़ती है, जिसके कारण न केवल मौद्रिक आय में वृद्धि होती है अपितु उत्पादन में आनुपातिक वृद्धि न होने के कारण मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन मिलता है। सरकार को यह अवश्य देखना पड़ता है कि बढ़ते हुए निवेश के परिणाम स्वरूप उत्पादन में तत्काल तथा यथेष्ट मात्रा में क्या हो, वृद्धि हो। ऐसे कार्य जिनमें बहुत अधिक पूंजी का निवेश होता है तथा उत्पादन की प्राप्ति दीर्घ काल में होती है, स्फीति काल में उपयुक्त नहीं होते हैं। पांचवा है इसमें उपाय, आय नियंत्रण संबंधी उपाय, इनकम कंट्रोल मेजर्स। आय नीति का उद्देश्य मजदूरी बंधन के उपाय करना होता है, ताकि बढ़ती हुई मजदूरी उत्पादन की लागत में वृद्धि के कारण द्वारा मुद्रास्फीति को प्रोत्साहन न दे पाए। मजदूरी बढ़ने से लागत तथा कीमतें बढ़ती है, जिसके कारण पुनः मजदूरी को बढ़ाना पड़ता है। छठा जो उपाय है प्रत्यक्ष नियंत्रण, डायरेक्ट कंट्रोल्स। मुद्रास्फीति कम करने के लिए सरकार वस्तुओं की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से भी नियंत्रित कर सकती है। विशेषकर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित कर ही देना चाहिए। जिन वस्तुओं की मांग उनकी पूर्ति की अपेक्षा बहुत अधिक है, उनका राशनिंग करना चाहिए। विदेशी व्यापार पर प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा देश की औद्योगिक नीति नियंत्रण भी मुद्रास्फीति के विरुद्ध प्रयोग में लाए जाते हैं। सातवां है उत्पादन वृद्धि, इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ये भी एक उपाय है मुद्रास्फीति को कम करने का, नियंत्रित करने का। मुद्रास्फीति का प्रभाव कम करने के लिए उत्पादन की मात्रा में वृद्धि करना भी आवश्यक होता है। ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनमें पूंजी का विनियोग तो कम हो, परंतु शीघ्र उत्पादन द्वारा उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं अधिक से अधिक पूरी की जा सके। कृषि उत्पादन में वृद्धि मुद्रास्फीति के नियंत्रण में विशेष रूप से सहायक होती है। मुद्रास्फीति की स्थिति का आरंभ होते ही इसे दबा देना अधिक अच्छा होता है।